चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्लेन में। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट हेडिंग है इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 3 non-collinear points। सर हाँ बोलो। सर जैसे कोई प्लेन एक प्लेन के पैरेलल है तो उसमें से डी का चेंज होता है ना, तो जैसे कोई एक प्लेन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो उसमें क्या चेंज होगा? परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन अभी आएगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 उनका 0 होगा। मतलब डायरेक्शन रेशियोज के मल्टीप्लिकेशन का सम यदि 0 आता है देन प्लेन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर। ठीक है। हाँ सर। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर वर्ड इसलिए डाला क्योंकि पॉइंट्स आर कोलिनियर। यदि पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे सो उन 3 पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन यूनिक प्लेन बनाने के लिए पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through non-collinear points x1 y1 z1, ये पहला पॉइंट ले लिया, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 is given by the equation तो इन 3 पॉइंटों से पास होने वाले प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो एक 4/4 का डिटर्मिनेंट होता है, जिसकी फर्स्ट रो में x y z1, सेकेंड रो में x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1 और x3 y3 z3 1। This is the equation of plane which is passes through 3 non-collinear points। ये 4/4 का डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करिए तो आपको जो एक्स वाई जेड में रिलेशन मिलेगा वो लीनियर इक्वेशन एन एक्स वाई जेड होगा और वो एक प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ऑल्सो यदि आपको 4/4 का डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करना है या थोड़ा सा लेंदी है तो आप इसको 3/3 में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी एक लाइन इसमें फिक्स कर दें और वो लाइन को आप रिमेनिंग तीनों लाइनों में सबट्रैक्ट कर दें। मतलब इस 1 की हेल्प से फर्स्ट रो का 1 0 बना दें, थर्ड रो का 1 0 बना दें और फोर्थ रो का 1 0 बना दें, तो फिर ये एक 3/3 के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन, और जब आप सबट्रैक्ट करेंगे देन यू गेट x minus x1 y minus y1 z minus z1 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 और x3 minus x1 y3 minus y1
Z3 माइनस Z1 इज इक्वल्स टू 0। किसी एक को फिक्स करके सब में सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये 3/3 के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर XYZ वाले टर्म्स हैं और यहाँ पर ये नंबर आएंगे। तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो XYZ में एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। वो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन होगी, वो प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट आप याद रखें सॉल्व करने के लिए। इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। अभी यदि आप इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन हमको चाहिए। We have to find the equation of this plane जो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंटों से पास हो रहा है। ये 3 पॉइंट है, ये तीनों भी नॉन कोलिनियर है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है और पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी है। तो इन 3 पॉइंटों से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हमने इस प्लेन में एक पॉइंट और कंसीडर कर लिया, जनरल पॉइंट जिसको अपन लेते हैं, पॉइंट पी ले लिया, जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो वेक्टर आर है। तो अब इन तीनों पॉइंटों में से किसी भी एक पॉइंट को आप फिक्स करके 3 वेक्टर बना लें। तो एक वेक्टर मैंने ये बना लिया एपी वेक्टर, एक बना लिया एबी वेक्टर और एक बना लिया एसी वेक्टर। पॉइंट ए फिक्स करके 3 वेक्टर बना लिए। अब ये जो तीनों वेक्टर हैं दे आर कोप्लानर और आप जानते हो 3 वेक्टर के कोप्लानरिटी की कंडीशन। सो बाय दिस वेक्टर ए आर सॉरी वेक्टर एपी, वेक्टर एबी and vector AC are coplanar vector। और आप जानते हैं कोप्लानरिटी की कंडीशन से यदि ये तीनों वेक्टर कोप्लानर है तो इन तीनों वेक्टर से जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनता है वो 0 आएगा। 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यदि 0 हो जाए तो तीनों वेक्टर्स कोप्लानर होते हैं। सो देयरफॉर वी हैव एपी वेक्टर, एबी वेक्टर और एसी वेक्टर, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा। या फिर एपी वेक्टर कितना बनेगा आर माइनस ए, एबी वेक्टर बनेगा बी माइनस ए और एसी वेक्टर बनेगा सी माइनस ए। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। और आपने ये भी पढ़ा है वेक्टर थ्योरी में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3/3 का डिटर्मिनेंट होता है। तो जब आप आर माइनस ए करेंगे तो आपको ये कंपोनेंट मिलेंगे, जब बी माइनस ए करेंगे तो ये कंपोनेंट्स मिलेंगे और सी माइनस ए करेंगे देन यू गेट दीज 3 कंपोनेंट। तो कार्टेशियन फॉर्म में ऐसा दिखता है, वेक्टर फॉर्म में ऐसा दिखता है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन है। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसका यूटिलाइजेशन आज अपन क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन एक दो कंसेप्ट एक दो थ्योरी अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन में ये थ्योरी भी आएगा आपका। और अब वो थ्योरी जो आप ऑलरेडी एक क्वेश्चन में यूज कर चुके थे, अब वो मैं थ्योरी आपको लिखा देता हूं। किसी पॉइंट से किसी प्लेन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर की लेंथ। तो दूसरा पॉइंट है आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर
drawn from a point onto the plane. किसी पॉइंट से प्लेन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ. सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from point P x1, y1, z1 onto the plane ax plus by plus cz plus d equals to 0 is given by Pm is equals to, बिल्कुल वही है जो 2D में आप पढ़ते थे. पॉइंट से प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है. ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by square root over a square plus b square plus c square. This is the length of perpendicular drawn from a point onto the plane. पॉइंट से प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कराइए और एक्स वाई जेड के स्क्वायरिंग के सम के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दीजिए. मतलब जो आपकी थ्योरी है वो ये है कि सपोज दिस इज योर प्लेन, ये मान लेते हैं प्लेन, और ये प्लेन पे हमने किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. ये प्लेन का इक्वेशन आपको दिया है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, और इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पॉइंट P से. x1 y1 z1 ये प्लेन की एक्सिस पे परपेंडिकुलर है. तो ये pm का जो लेंथ होगा, ये लेंथ pm के लिए फॉर्मूला ये होता है. 2D में जो है बिल्कुल 3D में भी वही फॉर्मूला है सेम. और अब बिल्कुल इसी की हेल्प से 2D में जैसे आप डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स निकालते थे, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालते थे 2D में, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस. सिमिलरली इस फॉर्मूला की हेल्प से we get the distance between two parallel planes. So अगली जो इसमें बात है वो है distance between parallel planes. तो प्लेन पैरेलल होना जरूरी है क्योंकि इंटरसेक्टिंग प्लेन्स होंगे, तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे वहां पर डिस्टेंस 0 हो जाएगा. इसलिए हम यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स निकाल रहे हैं, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स पैरेलल प्लेन्स होना चाहिए. तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स पहला प्लेन हमने ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 बराबर 0 ले लिया, एंड दूसरा प्लेन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 ले लिया. आप देख रहे हो ये दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं क्योंकि इतना पोर्शन दोनों प्लेन में बिल्कुल कॉमन है.
सेम। तो ये दोनों प्लेन पैरेलल है, और यदि पैरेलल हैं तो फिर इनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा, इट इज गिवन बाय, डिस्टेंस को हमने डी से डिनोट कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है, 2D में भी जैसा था बिल्कुल वैसे ही, दोनों कांस्टेंट टर्म को सबट्रैक्ट कर देंगे, d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ओवर। तो किसी पॉइंट से प्लेन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर की लेंथ, ये फॉर्मूला से आप दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। याद रखें, यदि इतना पोर्शन सेम नहीं है तो आप इस पोर्शन को सेम बना सकते हैं यदि प्लेन पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल प्लेन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट का रेशियो कांस्टेंट होता है। तो हो सकता है यहाँ ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d1 दिया हो, और हो सकता है यहाँ पर लैम्डा ax लैम्डा बी वाई लैम्डा सी जेड प्लस लैम्डा d2 दिया हो। तो फिर आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को लैम्डा से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो ये पोर्शन भी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बन जाएगा। तो ये दोनों को पहले सेम बना लीजिए और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दीजिए, देन यू गेट द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स। इन दोनों बातों में कोई आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सर बोलो। सर अगर नॉर्मल पे किसी पॉइंट रखा है तो फिर उससे भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना? क्या बोले? प्लेन की नॉर्मल पे, प्लेन की नॉर्मल की लेंथ निकाल सकते हैं हम। हाँ, और सर आपने कहा ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स में अगर ओरिजिन के मतलब कि आपने उनको स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि ओरिजिन के अपोजिट और एक और प्लेन थी ओरिजिन के थर्ड क्वाड्रेंट में, और एक लाइन थी ओरिजिन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसके बीच का डिस्टेंस आपने प्लस किए थे ना, d1 प्लस d2। तो वो तो d1 d2 से एडजस्ट हो जाएगा, जैसा d1 d2 लोगे वैसा एडजस्टमेंट आएगा उसमें। वो तो प्लेन की पोजीशन के रिस्पेक्ट में अपन बताते थे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में प्लेन में, तो जैसा वहां पर होता है बिल्कुल सेम यहाँ पे भी होता है। ठीक है, ओके सर। तो हर बारी वो जो है आपको, यदि तब आएगी वो सिचुएशन जब आप इन दोनों प्लेन का सिचुएशन चेक करोगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कि दे आर ऑफ द सेम साइड और अपोजिट साइड। तो यदि इनसे ओरिजिन से सेम साइन आता है तो दे लाई ऑन द सेम साइड, अपोजिट साइन आता है तो अपोजिट साइड होंगे। ठीक है, और आपको सेम और अपोजिट चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ d1 d2 से डिसाइड होता है। तो आप बिल्कुल प्लेन में डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए, तो ऑलवेज यू गेट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, हाँ सर। ओके। सो नेक्स्ट अपनी जो एक बात और यहाँ पर अपन देखें कि यदि यही फॉर्मूला को आप वेक्टर फॉर्म में देखें तो प्लेन की जो इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में आप यहाँ पर ले सकते हो। आप प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, r डॉट n इक्वल्स टू d। ये प्लेन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में, d स्केलर है, r और n वेक्टर है, n जो है वो नॉर्मल वेक्टर है। और अब आपको इस प्लेन पर किसी पॉइंट से ड्रॉ परपेंडिकुलर की लेंथ निकालना है। सो ये है हमारा पॉइंट P, और इस पॉइंट P का हम पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर E। ये इसका पोजीशन वेक्टर है। तो बिल्कुल सेम थ्योरी है जो यहाँ पर आपको बताया है कि यही फॉर्मूला जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर में ये कैसा दिखेगा। तो वेक्टर में ये फॉर्मूला है, इस पॉइंट से इस प्लेन को सेटिस्फाई कराना। तो सेटिस्फाई कराने का मतलब है आपने यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह x1 y1 z1 डाला है, एक्स वाई जेड r बनता है, तो अपन यहाँ पर r की जगह पर a डालेंगे। सो जो डिस्टेंस हो जाएगी pm, यदि आप उसको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में यही लेंथ आपकी बनेगी a डॉट n माइनस d का मॉड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n, ये नॉर्मल का मैग्नीट्यूड है, सो डिवाइडेड बाय वेक्टर n का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज दी फॉर्मूला, या होल मॉड भी लगा सकते हो दोनों पे।
ठीक है। सो ये वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम है जैसा कार्टेशियन में होता है, पॉइंट से प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब नोट कर लीजिए, ये तो हो ही जाएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये d1 माइनस d2 का मॉड एज सच रहेगा क्योंकि ये दोनों स्केलर है, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, मॉड n। तो वेक्टर फॉर्म में ये मॉड n भर हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। नोट कर लीजिए इसको सेकंड पेज को। तो अगला हेडिंग है आपका एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तो ये देखें, याद रखें कि दो प्लेन के बीच में एंगल निकालने के लिए प्लेन के नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वही एंगल बिटवीन प्लेन होता है। प्लेन का नॉर्मल मतलब प्लेन पे परपेंडिकुलर, तो जो दोनों परपेंडिकुलर के बीच में एंगल होगा वही रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन प्लेन होगा। तो इसलिए फॉर कैलकुलेटिंग एंगल बिटवीन प्लेन्स, a1x b1y c1z plus d1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0 is given by, अभी क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो इनके नॉर्मल के बीच में एंगल, पहले नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है, दूसरे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2 है, और आपने पढ़ा है जब दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं तो एंगल का फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है a1 स्क्वायर दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दोनों के नॉर्मल के बीच में एंगल बना दिया है। दोनों प्लेन के लिए परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन, तो आप जानते हैं दोनों प्लेन नॉर्मल तब होंगे, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर तब होंगे जब उनके नॉर्मल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। मतलब यदि प्लेन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 बनेगा, cos 90 जीरो हो जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी। और दूसरा, इन दोनों के पैरेलल होने का कंडीशन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, जो आपने अभी भी देखा था। दो प्लेन पैरेलल कब होते हैं, जब x के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो और z के कोएफिशिएंट का रेशियो बिल्कुल सेम आए, तो प्लेन्स एक दूसरे पे पैरेलल होंगे। तो ये पैरेलल का और ये परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन, यही फॉर्मूला को यदि आप वेक्टर फॉर्म में देखें तो यहां पर है एंगल बिटवीन प्लेन्स r dot n1 equals to d1 and r dot n2 equals to d2
is given by the formula cos theta is equals to, तो नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, मतलब n1 n2 का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इनडायरेक्टली दो वेक्टर के बीच में एंगल, या इस फॉर्मूला को आप n1 कैप डॉट n2 कैप भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला हो गया वेक्टर फॉर्म में, ऐसा दिखेगा ये। और बाकी दो बातें बिल्कुल सेम है कि इनमें पैरेलल होने की कंडीशन क्या हो जाएगी। यदि ये प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं, सबसे पहले परपेंडिकुलर लिख लेते हैं जैसे ऊपर लिखा था, तो n1 डॉट n2 इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए 0। और दूसरी बात, पैरेलल होने के लिए n1 वेक्टर जो है वो n2 वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए, मतलब n1 वेक्टर को आप लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर लिख पाते हो, तो दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। सो यह एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, उनके पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन, साथ में उसका वेक्टर फॉर्म। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी सर, बात। बोलिए सर। सर ये फॉर्मूला हमेशा एक्यूट एंगल देता है ना? नहीं, मॉड लगा है इसलिए एक्यूट देता है। मॉड नहीं लगा है क्या? मॉड लगा लो, मॉड लगेगा तो एक्यूट देगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज निकालना है तो 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। हर जगह वही नियम है सेम, जो ऊपर वाली क्वांटिटी है उस पर मॉड छोड़ दीजिए बस। यदि आप ओवरऑल मॉड के अंदर कैलकुलेट करोगे तो ये एक्यूट एंगल देगा कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी जो है वो कैसा होता, पॉजिटिव। पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो कॉस और टेन दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। तो जब आप 2D में पढ़ते थे तो वहां टेन थीटा में फॉर्मूला लिखा था, इसलिए ऑब्ट्यूज बनता था। और यहाँ पे भी जब आप 2D में आओगे, 3D में आओगे, तो हमने कॉस थीटा लिखा है, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आके नेगेटिव हो जाता, इसलिए मॉड लगा लीजिए। ठीक है, और कोई डाउट? नो सर। तो एक छोटी सी बात और मैं आपसे कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप मेरे लिए कर दो, फिर अपन वो छोटी सी बात करेंगे। आपने जितने टॉपिक पढ़े अभी, परपेंडिकुलर का लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, और उसके बाद एंगल बिटवीन प्लेन्स, ये जितनी बातें आज आपने डिस्कस करी हैं, और 3 पॉइंटों से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये जो 4 टॉपिक आपने अभी तक पढ़े आज की क्लास में, इन पर बेस हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेकिन बिफोर दिस एक क्वेश्चन का आंसर जो आपने लास्ट थ्योरी पढ़ी थी उस पर बेस्ड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको बता रहा हूं। सो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस which makes a triangle with coordinate axis whose centroid is alpha beta gamma। क्या होगा वो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? is you have to find the equation of plane जो कि तीनों एक्सिस के साथ मिलके एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है,
जिस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड अल्फा बीटा गामा पर हो, बताइए कितना है? एक मिनट बाद आपको ऑप्शन दे रहे हैं इसके। ऑप्शन देंगे तो आप यूं ही बता दोगे आंसर। ये ऑप्शन हैं इसके। विच वन इज करेक्ट? तो देखिए ऑप्शन दिया और आइए देना शुरू कर दिए आंसर। तो योजित करेक्ट है, सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। संकेत तुक्कर चेक करें अपना आंसर। लोनारे अंकेश करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपसे बोला था। सुशांत ठाकरे करेक्ट है, निहाल कामले चेक करें। तो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन जो तीनों एक्सिस के साथ मिलकर एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, और इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड आपको अल्फा बीटा गामा पे दिया है। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये प्लेन एक्स एक्सिस को, ये मैंने माना है, एक्स एक्सिस को ए लेंथ पर, वाई एक्सिस को बी लेंथ पर, और जेड एक्सिस को सी लेंथ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो है, इसका 0,b,0 है, और इसका 0,0,c है। क्योंकि जब तक तीनों इंटरसेप्ट की लेंथ पता नहीं होंगी तब तक प्लेन का इक्वेशन आप नहीं लिख सकते। तो मैंने प्लेन का तीनों लेंथ ले लिया है। सो अब अपन जानते हैं कि जब आपको तीनों लेंथ पता है तो इस केस में प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c इक्वल्स टू 1 होती है।
बट एबीसी हमारा सपोजिशन है और हमारा सपोजिशन कभी भी आंसर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने एबीसी माना है। कोई इसको सी बी या सी डी ई ले सकता है, कोई डी ई एफ ले सकता है, तो सबके फिर अलग अलग आंसर हो जाएंगे। तो आपकी सपोजिशन कभी भी आपके फाइनल आंसर में नहीं दिखनी चाहिए। और यही हटाने के लिए आपको क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन दिया था कि उसका जो सेंट्रॉइड है वो अल्फा बीटा गामा पर है। और आप जानते हो कि अल्फा बीटा गामा यदि सेंट्रॉइड है, तो सिंस यू नो दैट कि जो सेंट्रॉइड होता है वो, उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तीनों एक्सिस पर तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाई 3, तीनों के वाई कोऑर्डिनेट का सम बाई 3 और तीनों पॉइंटों के जेड कोऑर्डिनेट का सम बाई 3। अब जब आप कंपेयर करेंगे तो यहां से ए का वैल्यू 3 अल्फा, बी का वैल्यू 3 बीटा और सी का वैल्यू 3 गामा आता है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये ए बी सी की जगह 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा डाल देंगे। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन x अपॉन अल्फा थ्री आ जाता है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग है अपना, और इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगली बात है रेशियो in which line segment joining points A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 is divided by the plane ax plus by plus cz बराबर 0 is given by मतलब जो आपने लिखा है, यदि आप उसको डायग्राम में समझें, तो ये हमारा कोई प्लेन है। और ये प्लेन जो है वो इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो किस रेशियो में ये डिवाइड करता है, वो रेशियो निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। मतलब यदि ये पॉइंट को मैं पी नाम दे देता हूं और यदि ये प्लेन इसको ए बी के बीच में से बाइसेक्ट मतलब डिवाइड करता है, तो एपी इज टू पी बी कितना होता है, ये रेशियो कितना होता है। ठीक है, आपको प्लेन की इक्वेशन दी रही होंगी। प्लेन का इक्वेशन हमने यहाँ पे क्वेश्चन में ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी लिया है। 2D में भी ऐसे ही क्वेश्चन आप करते थे। 2D में लाइन सेगमेंट होता था और लाइन सेगमेंट को लाइन ही किसी रेशियो में डिवाइड करती थी। यहाँ लाइन सेगमेंट को प्लेन डिवाइड करता है। 2D में आप यहाँ x1 y1 x2 y2 लेते थे और लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लेते थे।
अब वही कंसेप्ट 3D में इस तरीके से दिखेगा। तो इसको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ये प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो रेशियो का फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट लिखा रहा हूं, एंड द फॉर्मूला इज गिवन बाय माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला हमें याद रखें। क्या करना है आपने, ये प्लेन के इक्वेशन को पहले पॉइंट से सेटिस्फाई कराना है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, और फिर इसी प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे सेकंड पॉइंट से। ये आपको दो नंबर मिलेंगे और ये जो रेशियो आएगा वही रिक्वायर्ड रेशियो होगा। माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पर दो साइन मिलने की संभावना है, हो सकता है माइनस ही आए, हो सकता है पॉजिटिव ही आए। तो ये आप जानते हो कि वी टेक द पॉजिटिव साइन फॉर internal section and negative sign for external section। मतलब यदि ये पॉजिटिव आता है तो फिर अपन बोलेंगे कि प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स इंटरनली इन द रेशियो, और यदि ये पॉजिटिव आता, नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नली इन द रेशियो। इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ड लग जाएंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेशियो। अब इसमें एक बात और आती है कि जरूरी नहीं है आपको हर बार प्लेन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d दें। तो मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज कर देता ताकि अपन बाकी दो तीन बातें भी लिख सकें। तो इज डिवाइडेड इन द रेशियो बाय, अब इसमें पहला पॉइंट हो गया प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 इज। तो यदि आप ये प्लेन लोगे तो ये रेशियो आएगा। वही चीज है, बस मैं थोड़ा सा इधर उधर करा। अब यदि आप ये प्लेन की जगह पर आपके पास तीन प्लेन और हैं जो कि कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो वो प्लेन मैं यदि ले लेता हूं, मतलब ये इसमें दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि अब ये प्लेन की जगह मैं XY प्लेन ले लेता हूं, XY प्लेन। तो XY प्लेन से कितना आएगा रेशियो, तो आप जानते हो XY प्लेन की जो इक्वेशन होती है, XY प्लेन की इक्वेशन होती है Z बराबर 0। तो पहले प्लेन आपका ये पूरा था, अब आपने इस प्लेन की जगह पर Z बराबर 0 ले लिया, मतलब आपने A को, B को और D को 0 डाल दिया। तो ये फॉर्मूला में भी A, B और D को 0 डाल देंगे, तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, तो रेशियो इज माइनस Z1 अपॉन Z2। सिमिलरली बाकी दो प्लेन के लिए भी लिख सकते हो, है ना। हेलो, गुड इवनिंग सर। प्लेन के लिए हो गया अभी, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो कोई सा भी प्लेन आएगा, यदि आपको कोऑर्डिनेट प्लेन आते हैं तब तो फिर बड़ा इजी है फॉर्मूला कि आपने क्या करना है,
एक्स वाई प्लेन पूछेंगे तो दोनों पॉइंट के जेड कोऑर्डिनेट का रेशियो विथ माइनस साइन, वाई जेड प्लेन पूछेंगे तो दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट का रेशियो विथ माइनस साइन, और एक्स जेड प्लेन पूछेंगे तो दोनों पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट का रेशियो विथ माइनस साइन। माइनस ऑलरेडी माइनस लगाना है, ठीक है। और ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो है। और एक चीज और क्या बोल रहा था, इतना तो नोट कर ही लो आप। अदरवाइज आप सब्जेक्टिव मेथड से भी कर सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है। सब्जेक्टिव मेथड से भी अपन इसको रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। सब्जेक्टिव मेथड कैसे करेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि पॉइंट लैम्डास टू 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। फिर अपन ने सेक्शन फॉर्मूला जो पढ़ा था उससे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगा। अब चूंकि पॉइंट पी प्लेन पे लाई कर रहा है तो प्लेन से सेटिस्फाई करा देंगे, तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो उस तरीके से आप सब्जेक्टिव मेथड से भी कर सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव तरीका है इसका। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इज द रेशियो इन विच प्लेन डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो जैसे एक क्वेश्चन अपन इस पे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये, फाइंड द रेशियो इन विच XY plane divides the line segment joining points। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पे सब कुछ डिपेंड करता है। -1 3 4 एंड दूसरा पॉइंट है आपका 2 -5 6। टू -5 6। तो आपका आंसर अब आपको पता ही है इजीली कि इट इज XY प्लेन दिया है आपको, इसलिए जेड कोऑर्डिनेट का रेशियो लेंगे। और एक बात जो आपने ध्यान में रखनी है कि पहला कोऑर्डिनेट पहले लेंगे, दूसरा बाद में लेंगे। मतलब पहले वाले को न्यूमरेटर में डालेंगे, बाद वाले को डिनोमिनेटर में डालेंगे। सो रिक्वायर्ड रेशियो ये हो जाएगा। तो आप आंसर लिखोगे डिवाइड एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3, ऐसा भी लिख सकते हैं, या -2/3 भी लिख सकते हैं। तो दोनों पॉइंट्स के जेड कोऑर्डिनेट का रेशियो आपका रिक्वायर्ड रेशियो होगा। तो इट इज -2/3 या 2/3 एक्सटर्नली। इसी बात को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, और 2:3 एक्सटर्नली। दोनों बातों का मतलब बिल्कुल सेम। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा आप। अब अगला क्वेश्चन सर देखिए। हाँ बोलो। सर x1 x2 अपन पता कैसे करेंगे कि ऊपर में आएगा कि नीचे में आएंगे? जो मत ये नियम है, यदि आप लोगे तो फिर सभी लोग उल्टा। तो जो लिया गया है जिससे, देखिए एक्चुअल मेथड से आप जो फॉर्मूला बनाओगे उससे 2/3 आएगा। तो इसलिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला बनाने के लिए भी फिर आपको क्या दिया कि आपने क्या करना है, जो पहले पॉइंट दिया है वो पहले लेना है। मतलब वो पहले x1 ऊपर लेंगे और जो बाद में पॉइंट दिया है वो नीचे लेंगे। अदरवाइज आप उल्टा ले लोगे तो आपका रेशियो उल्टा आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल मेथड से इसका कंपैरिजन करके ये फॉर्मूला आपको दिया गया है। जो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला सबसे पहले लिखा ना, -(EX1 BY1 + CZ1 + D) अपॉन वो, तो वो एक्चुअल फॉर्मूला, वो तो शॉर्टकट फॉर्मूला है।
वो शॉर्टकट फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला को देख के कंपेयर करके बनाया गया है, तो इसलिए उसमें ये बोला गया है कि जो पॉइंट पहले दें उसको अपन क्वेश्चन में जो पहले दिया जाएगा वो न्यूमरेटर में लेना बस, ठीक है। ओके सर। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट 2 to 1। अभी भी क्लास चल रही है। Find the equation of plane which passes through the point 2 to 1 and 9 3 6। 2 to 1 और 9 3 6 से पास हो रहा है, ये दो पॉइंट से पास हो रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2x 6y 6z equals to 1। कितना होगा ये? देखिए फर्स्ट टाइम आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन मैंने लिखा है, अभी तक अपन ने ऐसे क्वेश्चन नहीं करे। थ्योरी आपने जरूर पढ़ी है कि किसी एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, बट हियर दो पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है और एक प्लेन पे परपेंडिकुलर है प्लेन। सो बताइए कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, ट्राई करिए, आंसर करिए। आपके पास 2 मिनट है और आपका समय शुरू होता है अब। मैं इसके ऑप्शंस नहीं बना रहा, एक्चुअली ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑप्शन मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि बहुत तरीके से ये क्रॉस चेक हो जाएगा। जो 4 ऑप्शन दूंगा उसमें ये पॉइंट या ये पॉइंट डाल के या परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगा के आप एक ऑप्शन 4 में से निकाल सकते हो, तो ऑब्जेक्टिवली ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। बट ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको सब्जेक्टिव तरीके से ही सॉल्व करना है, तो करिए ट्राई। संकेत तुक्कर चेक करें अपना आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर। भाई जो भी आंसर दो वो चेक कर लो कि इन पॉइंटों से पास भी होना चाहिए, तो 2 to 1 से उसको सेटिस्फाई करा के देखो, नहीं होता सेटिस्फाई। तीनों कंडीशन, परपेंडिकुलरिटी कंडीशन लगना चाहिए, ये पॉइंट से सेटिस्फाई होना चाहिए, ये पॉइंट से, तो आप जो आंसर कर रहे हो बोर्ड एग्जाम में आप वो अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, तो चेक करके जरूर आना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। आप बोल के तो आते हो बोर्ड में सर मार्क्स फुल पूरा बना के आए पेपर, लेकिन जब मार्क्स आते हैं तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसके पीछे रीजन ये है, तो आप अपने आंसर जरूर चेक कर लिया करें। तो ट्राई करिए, आंसर करते रहिए इसका जब तक मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ। एक तो आप जानते हो कि किसी पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होता है,
ये आपको लिखाया था x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 बराबर 0. Also, this plane passes through the point 936. ये 9 3 6 से भी पास हो रहा है, तो x की जगह पर 9 डालेंगे, 3 डालेंगे, 6 डालेंगे, तो एक इक्वेशन आएगा. और आल्सो ये जो प्लेन आपने निकाला है प्लेन ए, ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन 2a प्लस 6b प्लस 6c बराबर 0. ठीक है. अब ये दो इक्वेशन है और इन दो इक्वेशन से हमने 3 अननोन एबीसी निकालना है. तो आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बना सकते इनकी, प्रोपोर्शनल वैल्यू आप जरूर बता सकते हो, जिसको अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं. तो सिल्वी गुप्ता चेक करें अपना आंसर. परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही उसमें, तुमने जो आंसर किया. ठीक है. सो अब देखिए, अब ये जो दो इक्वेशन आपको बन गए, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी. तो अब अपना जो मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, वो क्या होता है, ए अपॉन कितना लिखते हैं, तो ए अपॉन आप लिखते हो 6 माइनस 30, 6 माइनस 30, बी अपॉन 10 माइनस 42, और सी अपॉन 42 माइनस 2 40. 4 से ये कट जाएंगे, -4 से मैं काट देता हूं. तो -4 से जब आप कैंसिल करोगे तो 8 से कट जाएगा. ये 8 से काट, -8 से डिवाइड कर दो. -8 से डिवाइड करोगे तो ये आता है 3 4 -5. ये ए बी सी की वैल्यूज आ गई. एंड वंस यू गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए. सो आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी. तो यहाँ पर मैं ए की जगह पर 3, बी की जगह पर 4 और सी की जगह पर -5 डाल रहा हूँ. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया 3 से मल्टीप्लाई कर 3x माइनस 6, 4 से मल्टीप्लाई 4y माइनस 8, -5 डालोगे तो -5y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. अरेंज करेंगे तो इट इज 3x प्लस 4y माइनस 5y इज इक्वल्स टू 8 6 14 5 9. ये आपका आंसर. तो इट इज 3x प्लस 4y माइनस 5z है is equals to 9. This is your answer. इस तरीके से अप्रोच करेंगे. इसका स्क्रीनशॉट ले लें. कोई डाउट हो इतनी बात में तो पूछें. सर वो a अपॉन -24 इज इक्वल टू b अपॉन -32 वाला इक्वेशन हम कैसे लेंगे? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है. 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स को 4 मेथड से सॉल्व करते थे. जब a के लिए सॉल्व करतेंगे तो a के अपॉन में ये 2/2 का डिटरमिनेंट बनता है a के अपॉन में. तो वो क्या बनेगा, 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, 1 into 6 6 माइनस 30, 6 माइनस 30 माइनस 24 आएगा. ध्यान में आया अभी? ये वो है. ओके सर. सर सर हम इसको प्लेन की जनरल इक्वेशन लिखेंगे ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0. तो हम इसमें जो पॉइंट दिए उसको उसमें सेटिस्फाई करेंगे, और जो परपेंडिकुलर कंडीशन है a1 इंटू a2 वाला, उससे 3 इक्वेशन बनेगी.
तो 3 से अपन 3 अननोन निकाल सकते हैं ना, तो वैसा कर सकते हैं क्या सर? पर उसमें जनरल इक्वेशन में डी भी रहेगा ना, तो डी पहले 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना, डी हटा देना पहले ही, समझ में आया? हाँ हाँ सर ठीक है। जनरल इक्वेशन से भी ला सकते हैं, ये फॉर्मूला भी जनरल इक्वेशन से ही लाया गया है। तो यदि आप जनरल लेते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, तो एक पॉइंट से सेटिस्फाई कराओगे। सर आपकी वॉइस कट रही है। अभी तक तो बराबर आ रही थी। तो देखो अभी जनरल इक्वेशन से भी कर सकते हो, आप ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी लोगे, पहले पॉइंट से सेटिस्फाई कराओगे तो ए बी सी डी बनेगा, दूसरे पॉइंट सेटिस्फाई कराओगे तो ए बी सी डी में एक रिलेशन बनेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना तो डी हट जाएगा, तो ए बी सी में एक रिलेशन आता है, वो ये आएगा, बात वहीं यहीं पहुंचेगी। और उसके बाद जब परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगाओगे तब तो डी का कोई रोल ही नहीं होता, तब तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू होता है, तो फिर ये आएगा। तो उसके बाद स्टेप फिर यही हो जाएंगे और उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाएगा फिर से, ठीक है। और एक बार आपको ए बी सी मिल गया तो वो आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दोगे तो आपको डी मिल जाएगा, फिर वो ए बी सी डी उठा के आप डाल देना जनरल इक्वेशन में, तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो वैसे करें चाहे ऐसे करें बात सेम है, लेकिन जब भी किसी पॉइंट से पास होने वाला प्लेन हो तो आप इससे कर दीजिए, जनरल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 अननोन है, एक अपन को जबरदस्ती हटाना पड़ता है सब्ट्रैक्ट करके, ये बिना सब्ट्रैक्ट करके सीधा आंसर देता है आपको, क्योंकि ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन बनाया गया है ये, ठीक है। सो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कुछ और कंसेप्ट ऐसे ही अपन करेंगे अगली क्लास में डिस्कस, आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय एवरीवन।